हैं तो प्राइस भी बढ़ेगा या घटेगा, और वॉल्यूम में भी वो क्वांटिटी रिफ्लेक्ट होगी। और प्राइस, टाइम और वॉल्यूम, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वेबिनार में बताया था, किसी के लिए समय कितनी क्वांटिटी बाय सेल हुई है, और जो भाव है प्राइस, वो किसी के लिए भी डिफरेंट नहीं है। मुकेश अंबानी जी के लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, सबके लिए सेम है। तो जब भी इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स को इन पार्ट्स में डिवाइड करके एग्जीक्यूट करते हैं, हमें हमारा ट्रेडिंग सिस्टम, हमारी स्ट्रैटेजी ये बता देगा कि क्या प्राइस रेंज में इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग या सेलिंग करी है, और उस प्राइस रेंज में कब वो फिर से अपनी बाइंग जो सेकंड और थर्ड ऑर्डर है वो कब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम इस ट्रेडिंग को, जो हमारी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और चौथा और आखिरी पॉइंट, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस 2 या 3 बार में अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, वो कुछ छाप छोड़ के जाते हैं, कुछ फुटप्रिंट छोड़ के जाते हैं, कुछ हिंट छोड़ के जाते हैं वॉल्यूम और प्राइस के फॉर्मेट में, जो हमें हमारा चार्ट इजीली बता देगा। अब आप लोगों को एक चीज शायद समझ में आ जाएगी, समराइज कर देता हूं, उसके बाद हम क्योंकि कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। सिंपल सी चीज है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग वो स्टाइल की ट्रेडिंग है जहां पर हमें इंस्टीट्यूशंस जहां ऑर्डर्स अपने पंच कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं, जिस स्टॉक में कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं, उसको समझने की टेक्निक को इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। इस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग टेक्निक का एक सिंपल सा मकसद है, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि इंस्टीट्यूशंस को रिटेल ट्रेडर्स की जरूरत है अपने ऑर्डर्स पंच करने के लिए, और जो रिटेल ट्रेडर्स की जितनी भी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है, ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, इंस्टीट्यूशंस को सारी चीजें पता है ऑलरेडी, कब बाय करोगे, कहां बाय करोगे, कहां स्टॉप लॉस प्लेस करोगे, कहां टारगेट प्लेस करोगे। तो इंस्टीट्यूशंस आपका पूरा चिट्टा जानते हैं, उनको पता है आप कहां कब कितनी क्वांटिटी में कैसे बाय करोगे, क्या बाय करोगे। तो अगर आप उसी प्रेडिक्टेबल फॉर्म में ट्रेडिंग करोगे जो सबको पता है, तो आपका स्टॉप लॉस हंट होना, आपके एंटर होने के बाद, आपके एसएल जाने के बाद प्राइस का मूव होना, ये सारी चीजें बड़ी कॉमन रहेगी। तो उसके लिए हमने लिक्विडिटी और ऑर्डर फ्लो जैसे दो कॉन्सेप्ट्स को सीखा या उनके बारे में जाना। और इस ऑर्डर फ्लो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमें लिक्विडिटी ये बताती है कहां पर रिटेल ट्रेडर्स बेवकूफी करते हैं, तो वहां पर हमें ट्रेड नहीं लेने, और जो ऑर्डर फ्लो टेक्निक है वो ये बताती है कि इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑर्डर्स कहां पंच करे। फिर हमने देखा कि इंस्टीट्यूशंस को चार मेजर चीजें हैं उनके पूरे गेम में। पहला ये है कि वो रिटेल ट्रेडर्स पे डिपेंडेंट है, तो जब भी इंस्टीट्यूशन को बाय करना है वो रिटेल ट्रेडर्स को बिकवाने की कोशिश करेंगे, और जब इंस्टीट्यूशन को बेचना है वो रिटेल ट्रेडर्स को खरीदने में मजबूर करेंगे। तो वो पहला पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट हमने समझी कि इंस्टीट्यूशन बड़ी क्वांटिटी में बाय और सेल करते हैं, पर रिटेल ट्रेडर उतनी क्वांटिटी मैच नहीं कर सकते, तो इंस्टीट्यूशन को अपने ऑर्डर्स को मल्टीपल पार्ट्स में ब्लॉक करना, जो है मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। क्योंकि उनको ये मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, और वो जो हिंट्स है वही हमारी ऑर्डर ब्लॉक, ओबी या ओरिजिन, या आप उसको ऑर्डर फ्लो स्ट्रेटजी जिस नाम से बुलाना चाहे, वो हमारी स्ट्रेटजी क्रिएट होती है। अभी तक मैंने आपको स्ट्रेटजी का सिर्फ बैकग्राउंड दिया, उसका लॉजिक समझाने की कोशिश करी। अब मैं उस पूरी स्ट्रेटजी को विजुअलाइज कराऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दूंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, अभी तक ये लिख के मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिए अगर सारी चीजें समझ में आपको आ गई। अब हम प्राइस डिलीवरी के कॉन्सेप्ट आएंगे, जहां हम ये समझेंगे कौन प्राइस मूव करता है, क्यों मूव करता है और कैसे मूव करता है। इसके लिए हम जाएंगे हमारी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे, जहां पर हम समझेंगे किस तरीके से ऑर्डर फ्लो एक्चुअल में वर्क करता है, कहां पर आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और फिर हम स्ट्रेटजी स्टार्ट करेंगे जहां पर हम एग्जीक्यूशन को सीखेंगे। तो अब सीखते हैं कि किस तरीके से ऑर्डर फ्लो एक्चुअल में एग्जीक्यूट होता है और स्ट्रेटजी की प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑलरेडी पता है, हर बाय के लिए सेलर, हर सेलर के लिए बायर है। दो टाइप के ट्रेडर्स है, रिटेल और इंस्टीट्यूशंस। जब इंस्टीट्यूशन को बाय करना है वो आप लोगों को सेल करने में मजबूर करेंगे, जब इंस्टीट्यूशन को सेल करना है वो आपको बाय करने में मजबूर करेंगे। ये कैसे वर्क करता है समझते हैं। ये आपका एक बुलिश ब्रेकआउट है, जहां पर आप यूजुअली देखते होंगे कि यहां पर एक अच्छी खासी वॉल्यूम आती है। मैं थोड़ी सी स्क्रीन को एडजस्ट करूंगा ताकि आपको ये सारी चीजें दिख जाए एक साथ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि ये एक बुलिश ब्रेकआउट है। इस बुलिश ब्रेकआउट पे यूजुअली लोग सोचते हैं कि यार यहां पर तो बहुत बड़ी बाइंग हुई और यहां से और बाइंग आई, और वो लोग अपना कन्फर्मेशन वॉल्यूम को यूज करते हैं। अब मैं आपको पहले एक चीज बताता हूं, वॉल्यूम इस पूरी ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कैसे समझाता हूं, वॉल्यूम को पहले समझो। वॉल्यूम का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कितने सौदे हुए एक एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आप 5 मिनट का चार्ट खोल के बैठे तो 5 मिनट के चार्ट पर जो वॉल्यूम दिख रही है एक पर्टिकुलर कैंडल के नीचे, वो आपको उस 5 मिनट में कितने सौदे हुए वो बताती है। अब आपको ऑलरेडी पता है हर बायर के लिए सेलर, हर सेलर के लिए बायर है, तो कोई भी सौदा होगा, अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो बायर भी होगा, सेलर भी होगा। तो लोग गलती करते हैं, और मैंने भी गलती की है कि अगर मुझे कैंडल का कलर ग्रीन दिखता है तो मैं ये सोचता हूं कि यार ये बड़ी ग्रीन कैंडल है, मतलब बायर बहुत ज्यादा है, ये यहाँ पे बहुत सारे बायर आ गए। ये कितने लोगों को लगता है, कितने लोगों ने गलती करी है, यस लिखिए बताइए चैट बॉक्स में कि जब आपको बड़ी ग्रीन कैंडल दिखती है आपको लगता है बायर ज्यादा है सेलर से, जब आपको बड़ी रेड कैंडल दिखती है आपको लगता है सेलर ज्यादा है बायर से। ये झूठ है, ये गलत है। अगर 1 लाख लोगों ने बाइंग करी है तो 1 लाख लोगों ने बेचा भी है, या अगर 1 लाख लोगों ने बेचा है और एक रेड कैंडल बन रही है तो 1 लाख लोगों ने खरीदा भी। वॉल्यूम का कलर कैंडल की क्लोजिंग प्राइस की वजह से डिटरमाइन होता है। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पर यहां पर एक कैंडल है आपकी, जहां पर आपका 100 रुपए का क्लोजिंग प्राइस है, अगली कैंडल का अगर 101 रुपए का क्लोजिंग प्राइस है, तो कैंडल जो वॉल्यूम है उसका कलर ग्रीन होगा, क्योंकि 101 एक हायर क्लोजिंग प्राइस है 100 से, प्राइस ने इंक्रीमेंट करा है, प्राइस ने इंक्रीज किया है, इस वजह से ये ग्रीन है। सिमिलरली अगर ये 100 रुपए के बाद अगर अगली जो क्लोजिंग है वो अगर 99 रुपए की आ जाती है, तो यही वॉल्यूम आपकी रेड कलर की हो जाएगी। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि अपने वॉल्यूम का कलर जो है वो न्यूट्रल रखा करो, ग्रे, व्हाइट, ब्लैक, जो मर्जी आपको रखना रखो, क्योंकि वॉल्यूम ग्रीन या रेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बेवकूफी जब लोग करते हैं तो ये सोचते हैं कि यार ये बुलिश ब्रेकआउट इसलिए हुआ है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ बहुत सारी बाइंग करी है। मेरा सवाल ये है कि भैया ये ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर प्राइस आया है तो इसको कोई लेकर आया, वो लेकर कौन आया है, जो प्राइस में ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। ट्रेंड कौन क्रिएट कर रहा है, इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर प्राइस आया है और ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब इंस्टीट्यूशन ने अपनी बाइंग ए पॉइंट के आसपास कहीं करी होगी, पर हम लोगों को भी करा बी पॉइंट पर ये सोच के बैठे कि अब इंस्टीट्यूशन आएंगे। अरे इंस्टीट्यूशन को आना था और एग्जीक्यूट करना था, वो करके चले गए। पॉइंट बी पर सारे रिटेल ट्रेडर भागे भागे यहां आएंगे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए, बाय करने के लिए, ये सोच के यहां से प्राइस बढ़ जाएगा कि ट्रेंड जा चुकी है। यहाँ पर मैंने यही लिखा है, ये जो बुलिश ब्रेकआउट आप देख रहे हैं, मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स विल बाय हियर थिंकिंग प्राइस विल इंक्रीज इवन हायर। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स थिंकिंग यहां से प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि इंस्टीट्यूशंस में बड़े प्लेयर हैंड हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी स्पाइक वॉल्यूम में देखी है जो फर्दर उनके थिंकिंग को वैलिडेट करती है कि हां ये इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो गए। पर एक्चुअली हो क्या रहा है वो समझते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मोमेंट। अब यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है आइए वो समझते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपकी स्क्रीन के सामने हो रही है, इससे डरने की जरूरत नहीं, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने यहाँ पर ए बी सी डी करके सारे पॉइंट्स मार्क करे हैं, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं ताकि ये सारी चीजें आपकी स्क्रीन में आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको कोशिश करता हूं कि मैं इसको और कंसाइज करूं। ठीक है, अब मैंने एक एक करके समझना, ध्यान से समझना कि यही पूरी स्ट्रैटेजी है। पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे
कि यही जो चार्ट मैंने आपको पहले बताया था उसको मैंने ब्रेक डाउन किया। ये वो पॉइंट है जहां पर पहला लेग ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। पहला लेग ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर इसका मतलब है मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशन की दिक्कत है वो एक बार में अपना पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करता। तो वो लोग क्या करते हैं अपने एक ऑर्डर को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब पहला ब्लॉक लेट्स से 70,000 शेयर का है, दूसरा ऑर्डर लेट्स से 20,000 शेयर का है, तीसरा ऑर्डर लेट्स से 10,000 शेयर का है। अब ये 70 20 10 भी हो सकता है, 50 40 10 भी हो सकता है, 30 30 40 भी हो सकता है, मेरे को से कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूशन पहली बार में 50,000 शेयर ऑर्डर डालेगा, 25,000 डालेगा, 30,000 डालेगा, 10,000 डालेगा या 90,000 डालेगा, मेरे को पता है ना उसका मतलब है। मुझे इतना पता है कि अगर उसने अपना पहला ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर दिया इस 3 पार्ट के ऑर्डर में, मतलब उसने एक ही बड़े ऑर्डर को 1 लाख शेयर के बड़े ऑर्डर को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, मेरे को नहीं पता। 4 पार्ट में कर सकता है, 5 पार्ट में कर सकता है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि वो 1 लाख ऑर्डर का ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी इंस्टीट्यूशन कोई भी पार्ट ऑफ देयर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा, जिसको मैंने पहला लेग मतलब पहला पार्ट ऑफ द ऑर्डर 70% क्वांटिटी इस पॉइंट पर उन्होंने बाय करी जिसकी वजह से ब्रेकआउट क्रिएट हुआ। उसके बाद चलते हैं पॉइंट बी पर जो कहता है रिटेल ट्रेडर्स जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर बेचा बेची करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? ये आपको सिंपली बता रहा है कि रिटेल ट्रेडर्स इस ब्रेकआउट करने से पहले क्या सोच रहे होंगे। रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट करने से पहले ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, तो मैंने यहाँ पर मार्क करा है। यहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है, प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो ये एरो जो है आपको ये बता रहा है कि रिटेल ट्रेडर्स जो ट्रेंड लाइन या लेट्स से कोई स्टोचैस्टिक्स या कोई मूविंग एवरेज वगैरह यूज कर रहे हैं, उन लोगों को इस पॉइंट पे ये लग रहा है कि यार यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स अपनी शॉर्ट सेल पोजीशन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है ट्रेंड लाइन ब्रेक है रेजिस्टेंस के कैप के बाद। क्योंकि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स बेचना स्टार्ट कर रहे हैं, वो तभी बेच पा रहे हैं जब उनके सामने कोई खरीदने के लिए बैठा है। तो जब रिटेल ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन ब्रेक पर बेच रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन को लिक्विडिटी दे रहा है अपने बाय ऑर्डर्स को पंच करने के लिए। इसीलिए इस पॉइंट पर इंस्टीट्यूशन ने अपनी बाइंग करी। आप समझिए, इंस्टीट्यूशन ने रैंडमली आके यहाँ पर अपना कोई बटन नहीं दबा दिया। उनको इस 70% ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए भी सेलर चाहिए था। वो सेलर इस ट्रेंड लाइन के नीचे बैठा था। तो इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर फ्लो एल्गोरिथम जो है, ऑर्डर फ्लो एल्गोरिथम इंस्टीट्यूशन को आपको मेरे जैसे बैठ के जरूरत है धन स्टॉक पे जाके बाय सेल के बटन नहीं दबाए, उन्होंने सब कुछ कोड दिया है। जैसे जैसे ये लिक्विडिटी के एरियाज आते हैं जहां रिटेल ट्रेडर के ऑर्डर पंच होते हैं, वो उन जगह पे अपने ऑर्डर्स अल्टरनेट डायरेक्शन में पुश करना स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी, रिटेल ट्रेडर में सप्लाई नीचे जाएगा, उन्होंने बेचना चालू कर दिया। उन्होंने जैसे ही बेचना चालू करा, इंस्टीट्यूशन के एल्गोरिथम को लगा यहाँ पे सेलर मिल गया मेरे को, तो यहाँ मेरे को 25,000 का सेलर मिल रहा है। इस 25,000 के सेलर के जो शेयर ये बेच रहा है उनको खरीदो। तो इंस्टीट्यूशन ने वो 30,000 शेयर रिटेल ट्रेडर से बाय कर ली। अब क्योंकि इंस्टीट्यूशन से 30,000 को बाय करने के लिए बैठा नहीं, उसको तो 30,000 और करने थे, तो उसने वो 30,000 बाय करे जो आप लोग बेच रहे थे ट्रेंड लाइन के नीचे। फिर उसने अपने खुद के 30-40,000 शेयर का ऑर्डर पंच किया। उस 30-40,000 के ऑर्डर की वजह से ये ब्रेकआउट क्रिएट हुआ। और क्योंकि ये ब्रेकआउट क्रिएट हुआ, जो लोग यहाँ बेच के बैठे थे, क्या उनका स्टॉप लॉस होगा? यस या नो जवाब। जो लोग यहाँ बेच के बैठे थे वो सोच रहे थे भाई प्राइस गिर जाएगा हम पैसा बनाएंगे, पर प्राइस चला गया ऊपर, उनका हो रहा है लॉस। और उस वजह से उनका होगा ऐसा ऑर्डर। तो जब प्राइस यहाँ पर पहुंच गई, यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर भी हो गए उन रिटेल ट्रेडर्स के जो यहाँ बेच के बैठे थे। फिर चलते हैं प्राइस पॉइंट सी पर, जो ये बताता है ये वाला एरो कि जब ये कैंडल बन रही थी तब यहाँ पर ए सी और डी ये तीनों ऑर्डर्स जितना भी इंस्टीट्यूशन को बाय करना था उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो इन्होंने इस कैंडल के माध्यम से करा। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल के बनने से पहले 60-70% इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गए थे और बाकी बचे हुए 30% ऑर्डर्स ने ही इस कैंडल को बनाया। पॉइंट नंबर डी में आपको दिखा होगा दिस इज वेयर द लास्ट लेग ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स वर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि जैसे ही बुलिश ब्रेकआउट हुआ, एट दिस पॉइंट रिटेल ट्रेडर्स हैव गॉट इन द एक्सपेक्टेशन कि बड़े प्लेयर्स आ गए हैं, वॉल्यूम बन गई है, तो यहां पर हम खरीदते हैं। बट रियलिटी ये है कि इंस्टीट्यूशन ने बहुत पहले अपनी एंट्री बना दी थी और उनका ऑर्डर इस ब्रेकआउट के बाद खत्म हो चुका है। तो वो लोग अब और बाइंग नहीं करेंगे, और अगर वो लोग और बाइंग नहीं करेंगे तो प्राइस ऊपर कैसे जाएगा? ये देखने वाली बात है। अगर इंस्टीट्यूशन तो खरीदारी नहीं करेगा तो ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर कौन जाएगा? तो क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने बाइंग बंद कर दी है, प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। और क्योंकि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, जितने रिटेल ट्रेडर यहाँ पर घुसे थे ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन में, वो धीरे धीरे देखेंगे कि यार ये प्राइस तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगा रिटेल ट्रेडर्स अपने लॉस बुक करते रहेंगे, स्टॉप लॉस होते रहेंगे। और एक पॉइंट आएगा जो यहाँ पर मैंने मार्क करा है, रिटेल के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स सारे रिटेल ट्रेडर्स ने ब्रेकआउट के नीचे या फिर रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करेंगे और ये सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स सेल ऑर्डर्स हैं। तो एक साथ जब रिटेल ट्रेडर के बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर सेल साइड पे ट्रिगर होते हैं, इंस्टीट्यूशन देखता है कि भाई यहाँ तो ये धीरे फिर 50,000 शेयर बेचने को आ गए। ये वही पॉइंट है जब मैंने मेरे शेयर उठाए थे, ये 50,000 शेयर इनसे बाय कर लेता हूँ और अपने 50,000 शेयर और बाय करता हूँ मार्केट में। तो जब इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आके लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, कुछ इस तरीके का सिनेरियो होता है कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस नीचे आता है, जिसको आप रीटेस्ट बोल सकते हो। पर ये वो रीटेस्ट नहीं है जो हम यूजुअली सीखते हैं। हम यूजुअली ट्रेडिंग में क्या सीखते हैं, जैसे ब्रेकआउट हुआ हम देखते हैं कि यहाँ पर रीटेस्ट हुआ प्राइस ऊपर गया। नहीं, एक्चुअल रीटेस्ट वो होता है जब प्राइस फिर से उसी पॉइंट पर आ जाए जहां से उसने अपने बड़े मूव की शुरुआत की थी, जो एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ है। और जैसे प्राइस यहाँ पर आता है आप देखेंगे रिटेल ट्रेडर्स के लॉस होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स को निकाला जाता है और इंस्टीट्यूशन एंटर होते हैं और फिर इस पॉइंट पर एसएल काट के रिटेल ट्रेडर जिस डायरेक्शन में बाय करता था उसी डायरेक्शन में प्राइस जाता है। और फिर रिटेल ट्रेडर सोचता है यार मेरी किस्मत खराब क्यों है। यहाँ मैंने लिखा है कि फाइनल स्नैपशॉट होता है ट्रेड का, वो इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि सिंस इंस्टीट्यूशन विल नॉट बाय मोर और रिटेल ने ऑलरेडी खरीद लिया है, यहाँ कोई बायर है ही नहीं प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रिटेल ने बाय कर लिया, इंस्टीट्यूशन की बाय खत्म हो गई, कोई बायर बचा ही नहीं। कोई बायर नहीं है तो कैसे जाएगा? प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तो रिटेल कैसे बनाएगा? और क्योंकि प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, प्राइस धीरे धीरे नीचे आना चालू करेगा क्योंकि बाइंग खत्म हो रहा है। और जैसे प्राइस नीचे आ रहा है, जिन लोगों ने ब्रेकआउट बाय करना लॉस होता जा रहा है, वो डर रहे हैं, वो एग्जिट कर रहे हैं, उनकी एग्जिट और सेलिंग हो रही है, उस सेलिंग से प्राइस और नीचे जा रही है और अल्टीमेटली इतनी नीचे चली जाती है कि जितने रिटेल ने ब्रेकआउट बाय करा सबके एसएल आगे जा रहा है। कितने लोगों को समझ में आया कि हो क्या रहा है? गिव मी अ यस और नो इन द चैट। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, सॉरी। अब हम और नीचे जाते हैं ये समझने के लिए कि लिक्विडिटी का मसला क्या है। अब यही सेम चीज जो मैंने ऊपर ड्रॉ करी थी वो मैंने कुछ इस टाइप के स्कीमेटिक में, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बाद में आपको सारे रिसोर्सेज शेयर करूंगा। पर आप ये देख सकते हैं कि ये वो एरिया है जहां रिटेल ट्रेडर बाय करने की कोशिश करता है, अपना स्टॉप लॉस लगाता है, इंस्टीट्यूशन इस एग्जैक्ट जगह पे बेचता है। यहाँ एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ रिटेल ट्रेडर बाय करने की सोचते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, इंस्टीट्यूशन जहां प्राइस लेके जाते हैं और फिर अल्टीमेटली प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। तो कभी भी किसी इंपॉर्टेंट हाई के ऊपर और किसी इंपॉर्टेंट लो के नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी होती है क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स हाई के ब्रेक के ऊपर बाय करते हैं, लो के ब्रेक के ऊपर सेल करते हैं। और इसी रीजन से इंस्टीट्यूशंस इन लिक्विडिटी एरियाज का फायदा उठा के मैनिपुलेशंस, प्राइस ट्रैपिंग या स्टॉप लॉस हंटिंग जैसी चीजें कर पाते हैं।
अब हम आएंगे नीचे, ये एक सिंपल जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक बार मार्केट स्ट्रक्चर का जो मेरा चार्ट है इसको मैं इधर कहीं ले जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ा सा मेरा चार्ट जो है वो मूव हो गया मेरे यूजुअल प्राइस से। ये आपका एक सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर का चार्ट है जो हाई हाई और हाई लोस को एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत सिंपल सी चीज है। और अब स्ट्रैटेजी पे आने से जस्ट पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज दिखाना चाहूंगा जो है मार्केट स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हाई 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 लोस को मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं और बहुत लोगों को लगता है कि हमें ऑलरेडी आता है। मार्केट स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव होता है ये आइडेंटिफाई करना कि प्राइमरी हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड क्या है, और वो हायर जो हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड होता है जो मैंने बताया कि ट्रेंड अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं, वो एक बाय प्रोग्राम या सेल प्रोग्राम, प्रोफेशनल भाषा में उसको बाय प्रोग्राम या सेल प्रोग्राम बोलते हैं। और फिर सवाल हमारा ये मार्केट स्ट्रक्चर उठाता है कि वेयर वुड इंस्टीट्यूशन वांट टू टेक द प्राइस, वो प्राइस को कहां ले जाना चाहते हैं वो चीज। इसके जो रूल्स होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर हर टाइम फ्रेम के लिए डिफरेंट होता है। मार्केट स्ट्रक्चर कोई स्ट्रेटजी नहीं है, एक तरीका है मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने का। और इसकी एप्लीकेशन कैसे करते हैं कि जब राइट डायरेक्शन ऑफ ट्रेड आपको जानना है तो जब भी स्टॉक या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हाई 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 लो बना रहा है तो आपको बुलिश ट्रेंड में ही ट्रेड करना चाहिए। जब भी स्टॉक लो है लो बना रहा है आपको डाउन साइड या बेरिश या शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए। बहुत लोग ये तो सुन लेते हैं ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, पर क्यों करना है किसी को नहीं पता। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको बाद में रिवाइज करने में काम आएगा। अब चलते हैं हमारी ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी की ओर, जहां पर हम ये समझेंगे कि अब ये सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमारे को क्या करना है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी है इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा रीबैलेंस, तीसरा वॉल्यूम ड्राई अप, और चौथा ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग, और पांचवा जो आपकी पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट और टारगेट प्लेसमेंट। ये सारी चीजें हैं। अब इन सबको कैसे यूज करते हैं जल्दी से सीखते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, अगर इंग्लिश वर्ड डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल मीनिंग होता है बहुत ही रैपिड या बहुत ही ज्यादा झटके से प्राइस का मूवमेंट होना है, कोई भी चीज का झटके से कोई मूवमेंट होता है, फास्ट स्पीड में मूवमेंट होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे हमने इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि पीपल वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, मतलब लोग इधर से उधर शिफ्ट हो गए, मूव हो गए, फटाफट हो गए। तो जब प्राइस एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है, वो डिस्प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब जब प्राइस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक पहुंचता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और इस डिस्प्लेसमेंट की एक कंडीशन है कि आपका प्रीवियस हाई ब्रेक होना चाहिए। मतलब अगर आपके स्टॉक ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया एक बड़ी कैंडल के साथ, अब वो एक बड़ी कैंडल हो सकती है, दो बड़ी कैंडल हो सकती है, एक बड़ी, एक छोटी, दो तीन और बड़ी कैंडल हो सकती है, मतलब बिग बॉडी कैंडल होनी चाहिए, प्रीवियस हाई को ब्रेक करना होना चाहिए, और हाई वॉल्यूम होनी चाहिए। अब ये तीनों चीजें क्यों जरूरी है? हाई वॉल्यूम, बिग बॉडी कैंडल और प्रीवियस हाई का ब्रेक करना, तीनों चीजें जरूरी क्यों समझिए। मैंने आपको बताया था मार्केट स्ट्रक्चर मतलब आपका ट्रेंड हाई 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 लो हाई 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 लो हाई हाई। मैंने बोला आपको ये ट्रेंड कौन क्रिएट करता है? इंस्टीट्यूशन। तो जब इंस्टीट्यूशन जब एक नया हाई हाई बनता है, इसका मतलब ट्रेंड क्रिएटर्स जो लोग भी हैं वो लोग अभी भी ट्रेंड को चला रहे हैं। तो जब प्रीवियस हाई ब्रेक होता है, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि इंस्टीट्यूशन या जो मार्केट मैनिपुलेटर या मार्केट के ऑपरेटर्स हैं वही इस प्राइस को मूव कर रहे हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताया वॉल्यूम, बड़ी वॉल्यूम होनी चाहिए। बड़ी वॉल्यूम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब जब इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशन ऑलवेज बाय इन बिग क्वांटिटी। इंस्टीट्यूशन कभी बाय करते हैं बड़ी क्वांटिटी में करते हैं, सेल करते हैं बड़ी क्वांटिटी में करते हैं। तो जब इंस्टीट्यूशन बड़ी क्वांटिटी में बाय सेल करेंगे तो वॉल्यूम में तो वो चीज दिखेगी ही दिखेगी। और तीसरी चीज बिग बॉडी कैंडल, कैंडल की बॉडी बड़ी तब होती है जब एक स्ट्रांग मोमेंटम, एक स्ट्रांग तरीके से बाइंग आती है। इंस्टीट्यूशन जब भी अपनी बाइंग या सेलिंग करते हैं वो स्ट्रांग तरीके से करते हैं। तो इसलिए कोई भी डिस्प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी तीन कंडीशन है। पहला, अगर बुलिश डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपका जो भी प्रीवियस हाई है वो ब्रेक होना चाहिए। ये ब्रेक होना चाहिए अच्छी वॉल्यूम के साथ, और ये ब्रेक होना चाहिए एक अच्छी बड़ी कैंडल के साथ। अब वो एक बड़ी कैंडल भी हो सकती है, दो कैंडल भी हो सकती है, मल्टीपल कैंडल भी हो सकती है, रेड ग्रीन का मिक्स कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मुद्दा ये है वॉल्यूम बड़ी चाहिए, प्रीवियस हाई का ब्रेक चाहिए जिसको हम शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर में बोलते हैं, और तीसरी चीज जो चाहिए वो हमें चाहिए बिग बॉडी कैंडल। ये चीजें हो गई तो हमने डिस्प्लेसमेंट आइडेंटिफाई कर लिया। और ये डिस्प्लेसमेंट किस वजह से होता है? ये डिस्प्लेसमेंट होता है इम्बैलेंस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई। जब डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा हो जाती है एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको हम इम्बैलेंस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई बोलते हैं, और उस वजह से ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है। एक बार जब ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाता है उसके बाद वही इम्बैलेंस रीबैलेंस होकर नीचे की तरफ आता है। मतलब ये कि जब डिस्प्लेसमेंट हो चुका होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी जो जर्नी है इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट किस एरिया से हुआ उस एरिया को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब ये वो एरिया है जहां मैं इंटरेस्टेड हूं कि अगर प्राइस यहां पर आ जाए तो मेरे को अपनी बाइंग इस एरिया में बनानी है। तो रिटेल ट्रेडर यूजुअली पॉइंट बी पर अपनी बाइंग पोजीशन बनाते हैं, पर हम प्राइस का वेट करेंगे कि प्राइस फिर से उसी एरिया में आ जाए जहां से इसने अपना ए से बी का मूव स्टार्ट किया था, क्योंकि यही वो एरिया है जहां से किसी ने बड़ी वॉल्यूम, बड़ी कैंडल और मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करने का अटेम्प्ट किया था, और ये इन ऑल प्रोबेबिलिटीज कोई ना कोई इंडिकेशन है। तो अगर मैं प्राइस के रिट्रेसमेंट के बाद या प्राइस के रीबैलेंस के बाद बाय करने की कोशिश करता हूं तो मैं इन ऑल प्रोबेबिलिटीज उस प्राइस रेंज पर बाय कर रहा हूं जहां इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया था ब्रेकआउट करवाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि मैं सही डायरेक्शन में बाय कर रहा हूं, मैं सही प्राइस पे बाय कर रहा हूं, मैं सही टाइम में बाय कर रहा हूं, और मैं सही ट्रेंड के डायरेक्शन में बाय कर रहा हूं। अब ये पॉइंट सी जो है जहां पर प्राइस रीबैलेंस होकर आता है, ये पॉइंट पर कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि ये इंस्टीट्यूशन ने ही बाय किया था और शायद इंस्टीट्यूशन यहां से पॉइंट सी से फिर से बाय करेंगे? वो हम करेंगे वॉल्यूम ड्राई अप के चलते। मतलब प्राइस पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जब आएगा, जब प्राइस अपना डिस्प्लेसमेंट करने के बाद फिर से उस रेंज में वापस आएगा, तब आपका वॉल्यूम डिक्लाइनिंग होना चाहिए, मतलब गिरता हुआ वॉल्यूम होना चाहिए। आपने यूजुअली यही सुना होगा, पढ़ा होगा कि हम तब बाय करते हैं जब वॉल्यूम हाईएस्ट हो या वॉल्यूम हाई हो। कितने लोगों ने ये चीज सुनी है कि वॉल्यूम का कंफर्मेशन लोग यूजुअली इस तरीके से लेते हैं कि जब वॉल्यूम ज्यादा होगी, वॉल्यूम हाई होगी तो हम बाय करेंगे। मैं आपको उल्टा कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं जब वॉल्यूम सबसे कम है हम बाय करेंगे। तो वॉल्यूम जब नीचे धीरे 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 ड्राई अप होगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस भी बंदे ने ए से बी तक का मूव क्रिएट करा, हाई वॉल्यूम के साथ किया था, ये अगर यही बंदा बेचने लग जाए तो बिकवाली भी बड़ी वॉल्यूम के साथ होगी। पर अगर ये बंदा खुद नहीं बेच रहा है और कोई छोटे छोटे ट्रेडर्स बेच रहे हैं, तब जाकर वॉल्यूम धीरे 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 खत्म हो जाएगी। मतलब ये कि अगर किसी ने प्राइस को, अगर किसी ने भी प्राइस को यहां से यहां पहुंचाया बड़े वॉल्यूम के साथ,
अगर वही बंदा इस जगह से एग्जिट कर रहा है तो प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और बड़ी वॉल्यूम के साथ गिरेगा। पर अगर यहाँ पर फंसे हुए रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस के चलते निकल रहे हैं तो धीरे धीरे आएगा प्राइस, और ये प्राइस छोटी छोटी धीरे धीरे कम कम वॉल्यूम के साथ नीचे आएगा, जो आपको ये बताएगा कि प्राइस जब नीचे जा रहा है तो कोई हैवी सेलर नहीं है जो प्राइस को बेच रहा है। प्राइस नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि इस पॉइंट पर कुछ बड़े बाय ऑर्डर्स पड़े हुए हैं मार्केट में, जिसको लेने के लिए प्राइस आया है और यहाँ से अपनी नेक्स्ट लेवल ऑफ छलांग जो है वो मारेगा। इस पॉइंट को हम ऑर्डर ब्लॉक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आइए समझते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहूंगा वो है ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखेगा। पॉइंट ए, पॉइंट बी, या आपका प्रीवियस हाई है, या आपका डिस्प्लेसमेंट है, या आपका रीबैलेंस है। ये ऑर्डर ब्लॉक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो ऐसा पॉइंट है जो होता है बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल बिफोर द डिस्प्लेसमेंट कैंडल। डिस्प्लेसमेंट कैंडल मतलब वो बड़ी वाली कैंडल जो बड़े वॉल्यूम के साथ आई है। उस बड़ी वाली कैंडल से जस्ट पहले की जो भी लाल कैंडल है उसकी पूरी बॉडी को आप मार्क कर लो, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा इस एग्जांपल में ये है आपकी रेड कैंडल, इसकी पूरी जो बॉडी है आप चाहे तो सिर्फ बॉडी बॉडी मार्क कर सकते हैं, चाहे तो आप विक और टेल दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। ये जो ऑरेंज पूरा बॉक्स बन रहा है आपका, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक वो प्राइस रेंज है जिसके अंदर इस रेंज के अंदर अंदर ही इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने अपनी बाय की एंट्री बनाई थी। अब मेरे को ये नहीं पता कि उन्होंने यहाँ पे बनाई थी अपनी एंट्री, कि उन्होंने अपनी एंट्री यहाँ पर बनाई थी, कि उन्होंने अपनी एंट्री यहाँ बनाई थी, मेरे को नहीं पता। मेरे को प्राइस रेंज पता चल गया कि भाई 100 से 105 रुपए के बीच में बनाई है। तो जैसे ही प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में आएगा वॉल्यूम ड्राइव के साथ मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा विद द स्टॉप लॉस बिलो द ऑर्डर ब्लॉक। इस पूरी ऑर्डर ब्लॉक की रेंज के नीचे मेरा स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट है वो मेरा 1:2 1:3 का होगा, और ये टारगेट उस पॉइंट तक जाएगा जहां मुझे लिक्विडिटी मिलेगी। अब वो टारगेट एस्टैब्लिश कैसे करते हैं बताऊंगा, पहले एंट्री करते हैं। अब ये ऑर्डर ब्लॉक दो तरीके से आइडेंटिफाई हो सकता है। अब मैंने आपको पहले आइडेंटिफाई करके बताया बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल बिफोर द डिस्प्लेसमेंट कैंडल। दूसरा तरीका ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने का है नैरो रेंज प्राइस कंसोलिडेशन बिफोर द डिस्प्लेसमेंट कैंडल। मतलब अगर आपके पास एक कोई बड़ी बिग बॉडी रेड कैंडल आपको नहीं दिख रही, पर आपको छोटी छोटी रेड ग्रीन कैंडल एक कंसोलिडेशन में, एक झुंड में, एक कंप्रेस्ड प्राइस रेंज में दिखी है, आप उस पूरी रेंज को ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क कर सकते हो। ये दो तरीके होते हैं ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये बुलिश एग्जांपल है इसलिए हम बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल ले रहे हैं। अगर बेरिश एग्जांपल होगा तो हम सेम चीज बॉडी ऑफ द लास्ट ग्रीन कैंडल के साथ में जो है करेंगे। तो मैं अगर आपको इसका स्कीमेटिक बताऊं, मैं नीचे लेके चलता हूं आपको एक मिनट। जैसे कि मैंने बताया अगर आपको बेरिश ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है तो बॉडी ऑफ द लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द बिग बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैंडल। अब आपको पता है कि अगर इसको डिस्प्लेसमेंट को कहलवाना है तो आपको एक चीज की जरूरत है कि आपका प्रीवियस लो जो है, जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक होना चाहिए। मैं यहाँ पीएल लिखूंगा और प्रीवियस लो ब्रेक होने के साथ साथ मुझे एक बड़ी कैंडल चाहिए, या तो एक बड़ी कैंडल हो सकती है जैसे मैंने बताया, दो बड़ी कैंडल है, और ये जो कैंडल्स हैं अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए। ये मेरी लास्ट और आखिरी रिक्वायरमेंट। ये जो भी कैंडल्स आपने यहाँ देखी है ये बड़े वॉल्यूम के साथ में होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया है बॉडी ऑफ द लास्ट ग्रीन कैंडल ये आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम ओबी माइनस भी बोल सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक माइनस को और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। हम एंट्री बनाएंगे जब प्राइस यहां से फिर से धीरे धीरे कम वॉल्यूम पर डिक्लाइनिंग वॉल्यूम के साथ साथ ऊपर पहुंचेगा, और जैसे ही यहां पर टैपिंग करेगा हम हमारी शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर और टारगेट होगा हमारा 1:2 1:3 जो है हम टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, अब आपने थ्योरेटिकली इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि ये कैसे डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ड्राइव रीबैलेंस को यूज करना है। अब मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, तब आप समझेंगे कि एग्जैक्टली इसको किस तरीके से जो है हम इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल पे चलते हैं जहां हम ये समझेंगे किस तरीके से इस चीज को एग्जैक्टली एग्जीक्यूट किया जाता है। तो मैं आप सब लोगों को डिफरेंट एसेट क्लासेस में डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर इसके एग्जांपल बताऊंगा। पहले मैं एक या दो स्टॉक को चुनकर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कहां-कहां कैसे-कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, फिर मल्टीपल एग्जांपल्स हम जो है लेके चलेंगे। मैं जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स एग्जांपल देता हूं क्योंकि इसमें काफी सही और सरल तरीके से जो है सारी चीजें मार्क है अच्छे तरीके से। तो मैं सबसे पहले यहां पे जाऊंगा और मैं जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स जो है उसको बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग हो कैसे रही है। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपका पहला रूल है अगर आपका प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है, या पहला रूल प्रीवियस हाई ब्रेक करा, किस कैंडल में ब्रेक करा, इस कैंडल में, ये कैंडल आपकी डिस्प्लेसमेंट कैंडल जो बड़ी वॉल्यूम के साथ है। तो इस कैंडल के बनने के बाद जैसे ही ये कैंडल यहां पर बनके क्लोज हो गई, हम ये देखेंगे कि ये कैंडल का ओरिजिनेशन कहां से हुआ है। वो हुआ है बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल बिफोर द बिग डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा। जैसे ही प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैपिंग करा हम ये देखेंगे कि क्या वॉल्यूम ड्राइव हुई है, वॉल्यूम ड्राइव हुई है। तो जैसे ही प्राइस ने अपनी क्लोजिंग यहां पर दे दी, जो रेड कैंडल आपको दिख रही है यहां पर क्लोजिंग दे दी, आपकी जो है एंट्री बनेगी यहां पर। स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा आपका यहां पर। और अगर आप देखेंगे कि स्टॉक ने उसके बाद क्या किया है, मैं एक बार सारी ड्राइंग्स जो है रिमूव कर देता हूं ताकि आपको एक अच्छी तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग मिले। अब आपने देखा कि ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, प्राइस यहां पर आया, और अगर आप इसको देखेंगे तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 120% का मूव 25 दिन के अंदर दिया। अब गौर से सोचो कितने लोग ये समझ रहे हैं कि यहां पर डेफिनेटली कुछ तो बड़ा हुआ है जिसके बाद सडनली ये इतना बड़ा मूव क्रिएट हुआ। चैट बॉक्स में यस लिखो अगर एग्री करते हो। ये मूव रैंडमली क्रिएट नहीं हुआ है। मैंने आपको पहले वाले एग्जांपल में बताया था ये कंटीन्यूअस बिल्डअप होता है। पहले इंस्टीट्यूशन ने अपना पहला लेग ऑफ ऑर्डर यहां पर एग्जीक्यूट करा, सेकंड लेग ऑफ ऑर्डर यहां पर एग्जीक्यूट करा, और फाइनल लेग ऑफ ऑर्डर यहां पर एग्जीक्यूट करा जहां पर सबसे बड़ा हुआ है। यही नहीं, अगर हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि ये भी आपका एक प्रीवियस हाई था जो बड़े डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पर ब्रेक हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि वॉल्यूम पूरे पीरियड के अंदर बिल्कुल ड्राई अप की अगर आप इस पूरे एरिया में देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपका एक्शन होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि डिक्लाइनिंग वॉल्यूम के साथ प्राइस नीचे आता है। जैसे प्राइस यहाँ पर आता है हमारी यहाँ पर एंट्री बनेगी। जैसे प्राइस यहाँ क्लोजिंग एंट्री बनेगी, स्टॉप लॉस इसके नीचे, और टारगेट यूजुअली हम हाईस के ऊपर रखते हैं, ये हमारा टारगेट हो सकता है। और आप देखेंगे कि जैसे ही प्राइस वहाँ पर आया, प्राइस ने 81% का मूव कुछ 49 डेज में दे दिया उस पीरियड में जब मार्केट बहुत वीक, ओवरऑल मार्केट पूरे पीरियड में बड़ा वीक था, पर यहाँ पर 81% का मूव। तो पहले मुझे ये बताइए चैट बॉक्स में क्या ये इंस्टीट्यूशनल मूव्स है, हाँ या ना? क्या ये दोनों मूव इंस्टीट्यूशनल मूव्स है? यस। क्या इन दोनों में हमने हमारी स्ट्रेटजी के सारे रूल्स को फॉलो करा है? यस। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं गॉडफ्रे फिलिप्स के एग्जांपल पर, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रूल्स को फॉलो करने की जो है वो बताऊंगा। सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं कि कितने लोग, आप मेरे को यस लिख के बताइए कितने लोग इधर डिस्प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ये आपका प्रीवियस हाई है, ये पूरा प्रीवियस हाई आपका जो ब्रेक कर दिया इस पर्टिकुलर मूव में। अब बहुत लोगों का सवाल आ रहा है चैट बॉक्स में, क्या हम इधर बाय करेंगे? नहीं करेंगे। हमें पहले इस डिस्प्लेसमेंट को होने देना है, होने दो, पहला मूव इंस्टीट्यूशन को बनाने दो। जैसे ही ये मूव क्रिएट हो गया,
इस कैंडल की क्लोजिंग के दिन या इस कैंडल की क्लोजिंग के दिन क्या आप ये मार्क नहीं कर पाओगे बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल बिफोर द बिग डिस्प्लेसमेंट? मैंने आपको बोला कि अगर कोई बड़ी रेड कैंडल नहीं है, छोटी-छोटी 3-4 कैंडल्स हैं नैरो रेंज में, तो आप रेंज को मार्क कर सकते हैं। रेंज को मार्क कर दिया। रेंज को मार्क करने के बाद जब प्राइस यहां पर पहुंचा, तो जैसे ही प्राइस ने क्लोजिंग दी, हमारी एंट्री यहां बनेगी, हमारा स्टॉप लॉस यहां पर, और आप देखेंगे कि स्टॉक ने इस तरीके से 83% का मूव मात्र 26 दिन में दे दिया। और आप ये देखेंगे कि जो हाईएस्ट के ऊपर लिक्विडिटी मैंने आपको बताया था, वहीं से स्टॉक रिजेक्ट होता है और फिर आगे नीचे गिरता है। उसी के बाद अगर आप देखेंगे कि स्टॉक ने इस प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया था, इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करा इस बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल के पास, प्राइस यहां पर आता है और यहां आने के बाद भी प्राइस ने करीबन 43% मूव 27 दिन में दिया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये वन डे चार्ट पे आप यूज कर रहे हो, इतना वेट कौन करेगा? देखिए, आपको वेट करना नहीं है, आपको अलर्ट, स्मार्ट अलर्ट्स डाल के रखने हैं, ताकि जब भी जो भी स्टॉक ऑर्डर ब्लॉक में आएगा आप ट्रेड करोगे। आप बात को समझो, आप अपने हिसाब से ट्रेड नहीं करोगे, आप इंस्टीट्यूशन का बाय करेंगे उस हिसाब से ट्रेड करोगे। कितने लोग अजीब रहते हैं, अगर आप अपनी मर्जी से ट्रेड करोगे तो आप उस स्टॉक में बाइंग या सेलिंग करोगे, उस इंडेक्स को बाय सेल करोगे जहां पर इंस्टीट्यूशन का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। और अगर इंस्टीट्यूशन खुद ही इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो बड़े मूव क्रिएट नहीं करेंगे, बड़े मूव क्रिएट नहीं करेंगे तो आप वही 1-2% को उधर कैप्चर करोगे। समझ में बात? एक और एग्जांपल मैच स्टॉक का, यहां पर फिर से सिंपल एग्जांपल, ये आपका प्रीवियस हाई का ब्रेक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस यहां पर आता है, प्राइस ने जब मारा 22% का मूव देता है, प्राइस फिर से उस एरिया में आता है, 40% का मूव 38 दिन में ला के देता है। जीएमआर एयरपोर्ट का एग्जांपल लेते हैं, ये भी काफी सिंपल एग्जांपल है, इसको समझते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली ऑर्डर ब्लॉक यहां पर आइडेंटिफाई कर रहा है, आपका प्रीवियस हाई ब्रेक होता है बड़ी कैंडल्स के साथ, बड़े डिस्प्लेसमेंट के साथ। मैंने आपको बताया था नैरो रेंज कंसोलिडेशन, जो लास्ट पीरियड कैंडल से बड़े मूव से पहले उसकी कंसोलिडेशन आपको मार्क करना है। फिर आपको ये इंश्योर करना है कि प्राइस नीचे वॉल्यूम ड्राइव के साथ है। जैसे ही प्राइस यहां पर आता है क्लोजिंग बेसिस पे आपकी जो है एंट्री बनती है, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे और आपका टारगेट यूजुअली इस स्विंग हाई के ऊपर होना चाहिए। ये आपका जो है टारगेट बन गया। और आप फिर से देख सकते हैं कि प्राइस ने 70% का मूव 75 दिन में लिया है। फिर से बता रहा हूं, 70% का मूव 75 दिन में लिया है। सिर्फ इतना मूव, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, वो अलग, वो सही बात अलग। फिर आते हैं सनरम फाइनेंस पे, एक और सिंपल स्टॉक। ये आपका प्रीवियस हाई का ब्रेक, आप ये स्लिप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ये आपका प्रीवियस हाई का ब्रेक, प्रीवियस हाई का ब्रेक जैसे ही हुआ प्राइस नीचे आया। अब आपसे सेकंड कंफर्मेशन चाहिए कि वॉल्यूम डिक्लाइन होना चाहिए, वॉल्यूम डिक्लाइन हो गया, वॉल्यूम डिक्लाइन होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर एंट्री आपकी बनेगी। आपका जो टारगेट है इस स्विंग हाई के ऊपर होगा और आपको बस वेट करना है टारगेट अचीव होने का। और आप देख सकते हैं कि आपका इसी जगह पर जहां 90% लोग, यही मैं आपको बात समझा रहा हूं, आधी से ज्यादा जनता इस कैंडल को देखकर क्या सोचेगी कि वाह क्या ब्रेकआउट आया, मजा आ गया, बड़ा बड़ा खतरनाक ब्रेकआउट है, यही इंस्टीट्यूशन आएंगे। सारे रिटेल ट्रेडर यहां पे आके अपनी पोजीशन जमाने में रेडी हो जाते हैं और फिर वो देखते हैं यार ये प्राइस में आया, मैंने ऐसे ले लिया और ऐसे लेने के बाद प्राइस फिर से ऊपर चला जाता है। फिर यहां पर कोई बंदा सोचता है कि भैया क्या ब्रेकआउट लेना है, भैया ब्रेकआउट लेना है, यहां पे वो ब्रेकआउट बाय करने की सोचता है, प्राइस फिर से नीचे आ जाता है और फिर अल्टीमेटली प्राइस जो है अपना बड़ा सारा जो है वो क्लियर करता है। ठीक है, ई पैक डिविडेंड का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सिंपल एग्जांपल है। ये आपका जो है प्रीवियस हाई का ब्रेक है, यस लीजिए चैट बॉक्स में, आई वांट यस, अगर आप समझ पाए इन एग्जांपल्स को। ये आपका प्रीवियस हाई ये ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद आप देखते हैं कि ये आपका बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल है, प्राइस यहां पर आता है। अब जब प्राइस आता है तो प्राइस डिक्लाइनिंग वॉल्यूम के साथ आता है। जैसे ही प्राइस ने टैपिंग करा यहां पे आपकी क्लोजिंग मिल गई, आपकी एंट्री यहां पर, स्टॉप लॉस यहां पर और टारगेट जैसे मैंने बोला प्रीवियस हाई के ऊपर, ये जो है आपका टारगेट। और आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने फिर से यहां पर 70% मूव 28 दिन में लिया। ठीक है, फिर चलते हैं गार्डन रीच बिल्डिंग, बहुत ही सुपर सॉलिड जो है स्टॉक है और यहाँ पर आपको अच्छे से जो है पूरा एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रीवियस हाई है यहाँ ब्रेक हो गया, प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, मैंने पीएच लिख दिया। अब ये जो ब्रेक हुआ हमारा प्रीवियस हाई वो बड़े कैंडल बड़ी वॉल्यूम के साथ हुआ, तो सेकंड पैरामीटर हमारा चेक हो गया। तीसरा पैरामीटर है बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल बिफोर द बिग डिस्प्लेसमेंट, मैंने अपना ऑर्डर ब्लॉक जो है जिसको मैं ओबी प्लस बोलूंगा, मैंने मार्क कर दिया। अब मैं वेट करूंगा कि प्राइस का जो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आए और जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक के अंदर यहाँ पर प्राइस आएगा, यहाँ पर वॉल्यूम का ड्राई अप होना जरूरी है, वो भी हो रहा है। जैसे ही प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, मेरी एंट्री पोजीशन ट्रिगर हो गई, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मेरे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे और टारगेट जैसा कि मैंने बताया था, या तो आप स्विंग हाई के ऊपर रख सकते हैं या फिर आप अपने टारगेट को 150 ले सकते हैं। उसके बाद स्टॉक में क्या हुआ वो आप देखिए कि स्टॉक ने क्या किया है वो देख के आप शायद हैरान हो जाएंगे। ये स्टॉक ऑब्वियसली अभी पूरा मूव नहीं पकड़ पाओगे, पर इसमें से जितना भी मूव पकड़ पाओगे आपकी लॉटरी है। यहां से लेकर यहां तक 200% का मूव दिया है 56 दिन में, बीट दैट। 200% का मूव 56 दिन में गार्डन रीच बिल्डिंग में दिया है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर एक और प्रीवियस हाई का ब्रेक यहाँ पर आपको देखने को मिला। मैं पीएच लिख देता हूँ, ये प्रीवियस हाई का जो ब्रेक है वो इस कैंडल की रेंज से हुआ है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, अगर यहाँ प्राइस से आता है तो आपको शायद एंट्री बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। प्राइस यहाँ पर जरूर आता है, यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर और आपका टारगेट 150 रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने करीबन 7 से 8 दिन में 30% का मूव इधर भी आपको डिलीवर किया है। इसके साथ साथ एंजल वन बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है। पहला पॉइंट प्रीवियस हाई ब्रेक, प्रीवियस हाई ब्रेक होना चाहिए बड़ी कैंडल बड़ी वॉल्यूम के साथ, वो भी क्लियर है। बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल, जैसे प्राइस यहाँ पर आया हमने हमारा वॉल्यूम चेक किया कि वॉल्यूम गायब है। जैसे प्राइस आया हमने बनाई हमारी एंट्री, एंट्री बनाने के बाद स्टॉप लॉस यहाँ पर, टारगेट मैंने बताया स्विंग हाई के ऊपर, क्योंकि यहाँ मैनिपुलेशन लिक्विडिटी होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस फटाफट आपके टारगेट को हिट करता है, 31% का मूव 26 दिन देता है और उस लिक्विडिटी एरिया के बाद प्राइस वहां से सिर्फ और सिर्फ उल्टी दिशा में चलता है। कितने लोगों को समझ में आए चारों स्टेप्स जो हम फॉलो कर रहे हैं? पहले डिस्प्लेसमेंट आइडेंटिफाई करना, प्रीवियस हाई को मार्क करना, उसके बाद वॉल्यूम ड्राइव को चेक करना, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना और एंट्री बनाना। बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड येट वेरी वेरी पावरफुल। अब शॉर्ट साइड में लॉन्ग साइड एग्जांपल हो गए और कुछ लोगों कुछ ये रिसेंट में चला, मैंने आपको बताया ना गॉडफ्रे फिलिप्स अभी रिसेंट में चला है। ठीक है, ये 2024 के मार्च अप्रैल के पीरियड में चला है। फिर अगर मैं आपको बताऊं जो है ईपैक ड्यूरेबिलिटी जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, ये तो अभी फरवरी से मार्च अप्रैल तक पूरा मूव इसने क्लियर करा। एंड सिमिलरली अगर आपको इसको देखना है एफएनओ स्टॉक्स में, जैसे जो हमारे टीसीएस टाटा कंज्यूमर है, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस दिखाता हूं आपको। बजाज फाइनेंस में भी रिसेंटली आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस हाई का ब्रेक है, यहाँ पर आप इसको पीएच से मार्क कर सकते हैं। ये प्रीवियस हाई का ब्रेक, प्राइस आता है डिस्प्लेसमेंट जो है वॉल्यूम ड्राइव के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम ड्राइव हुआ है, प्राइस यहाँ पर आता है। एक एंट्री आपको यहाँ मिल सकती है, दूसरी एंट्री आपको ऑर्डर ब्लॉक के अंदर यहाँ मिलती है और उसके बाद जो स्टॉक ने 33% का मूव 78 डेज के आसपास में दिया था। एक्सिस बैंक का भी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सिस बैंक में अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट हुआ था, बड़ा डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरी रेंज आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। प्राइस यहाँ पर आता है, आपको एंट्री देता है और उसके बाद 16% का मूव कुछ 14 दिन में प्राइस करता है। अगर आप मेरे टारगेट के रूप में माने तो मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस हाई को टारगेट रखिए, टारगेट आपका हिट होता है और स्टॉक फिर थोड़ा सा नीचे आके अपना फाइनल मोमेंटम क्रिएट करता है।
तो आप उसको एफएनओ स्टॉक में यूज करना चाहें, इंडेक्स में यूज करना है, हर जगह से। अब मैं इंडेक्स में यूज करके आपको बताता हूँ कि कैसे आप शॉर्ट के ट्रेड आइडियाज अगर मार्केट अगर गिर रहा है, कुछ दूसरी चीज़ कर रहा है, तो आप किस तरीके से जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊँगा निफ्टी में। अब बहुत लोगों का सवाल है कि क्या ये निफ्टी में यूज कर सकता हूँ मैं, क्या मैं ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, क्या मैं फ्यूचर्स यूज कर सकता हूँ? आप इसको किसी भी स्ट्रैटेजी में यूज कर सकते हो। अभी तो मैंने आपको मेरे लाइव एग्जीक्यूशन भी बताया। मैं मेरे लाइव एग्जीक्यूशन का केस स्टडी से बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेड जो मैंने बताए हैं वो एक्जेक्टली एज इट इज एग्जीक्यूट किए हैं वेरीफाइड किए हैं के साथ, तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये कैसे होता है। चलो अब वापस स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग में चलते हैं कि इसको कैसे हमने आइडेंटिफाई करा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने जरूर देखा होगा कि यहाँ पर ये जो पूरा मूव है, ये जो पूरा डाउन मूव है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब आप बोलोगे सर ये तो एक ग्रीन कैंडल है, इसको आप डिस्प्लेसमेंट कैसे बोलोगे? अरे भाई